Assalamualaikum. Good morning. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How is everybody doing? Good morning कहे हुए भी काफी दिन हो गए थे है ना, मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था मैंने बोल दिया। आपको पता है कि एक महीना पूरा रमज़ान जो है हम दोपहर का वो शो करते रहे, तो वो सुबह उठने में भी एकदम से तकलीफ सी हो रही थी और फिर याद भी नहीं रहा कि मॉर्निंग का चल रहा है। लेकिन we took our time off after Eid. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा, मजा आया। It's good to be back at this time, to be honest. और रमज़ान का रूटीन हर एक का अलग होता है, लेकिन अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर दिन का आगाज़ ज़रा जल्दी करें और सारे काम जल्दी करें ना, तो एक दिन की एनर्जी ही और होती है। और हम आपको यही इनकरेज करेंगे कि इफ़ यू आर अ लेट राइजर तो आप वो आदतें छोड़ें और सुबह जल्दी उठकर कुछ दिन कोशिश करें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी मुस्बत तब्दीली आती है। एब्सोल्युटली, मेरा ख्याल है कि हम जितने सालों से ये शो कर रहे हैं हम आपको ये बात याद भी दिलाते रहते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत हमें फीडबैक दी फॉर आवर ईद शोज, और ख़ास तौर पे राहत फ़तेह अली खान साहब का शो, जो कि हमने आपसे वादा किया हुआ था कि हम ज़रूर उनका एक इन डेप्थ इंटरव्यू करेंगे विद अ लॉट ऑफ म्यूजिक। सो आई एम सो ग्लैड दैट हैपेंड। कल कराची में तूफान आया जिसमें 5 अफराद की जान चली गई और बहुत से इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई, लेकिन एट द सेम टाइम एक सियासी तूफान भी रात गए आया। बड़ा लेट हुआ ये, हाँ ज़रा लेट हुआ। हम तो ज़रा आराम करने के लिए सेटल हो गए थे, तो हमें पता लगा कि अचानक से एक तलातुम की सी कैफियत आई है। अब बाज़ लोग कह रहे हैं कि बस ऑप्टिक्स हैं, तमाम सेटलमेंट हो गई है, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो एक सियासी सेटबैक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमती जमात है, जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का बाज़ाब्ता बाकायदा ऐलान कर दिया गया। अभी वो कोर्ट्स में भी ग्रुप जो होता है फॉरवर्ड ब्लॉक समझ लें आप, और अभी वो पेश भी हो रहे हैं कोर्ट्स वगैरह में, तो इस बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी बहुत सी बातें, लेट अस बिगिन। अच्छा, कल आप बाय द वे डस्ट स्टॉर्म की बात कर रहे थे, तो थोड़ी सी मैं क्लैरिटी दे दूं कि डेथ्स जो हैं तीन हुई हैं। अच्छा जी, बिकॉज ऑफ दैट, जो कि लिटरली के 3 मिनट के लिए वो डस्ट स्टॉर्म अगर उसकी नौयत देखी जाए तो वो घूम तो रहा था, लेकिन बहुत कम जगह को बहुत तेज हिट किया, लेकिन उसमें भी तबाही देखें क्या हो गई। वील टॉक अबाउट दैट एज वेल। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा वैसे मुझे सुबह गाना। अच्छा, बहुत ज़्यादा लाउड था ना, हाँ, इसलिए। लेकिन तो ये अच्छा, ये बगा साहब ये देखा ज़्यादा या सुना ज़्यादा लोगों ने गाना, ये तो आप डिसाइड करके मुझे बता सकते हैं कि आपने सुना है कि देखा है। लगता है सुना आपने पहली बार, क्योंकि आपको लगा है जोर का। सुना पहली बार ही है। हम जरा इसको सुन के डिसाइड करेंगे कि कैसा गाना है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ देख के डिसाइड किया था, अब हम सुन भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले और बातें कर लेते हैं, आपको बताएं कि आखिर वही हुआ जिसके बारे में सियासी और सहाफती हल्के पेशगोइयां कर रहे थे। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ में अब बाकायदा तौर पर अलग ग्रुप बन गया है, जो हुकूमत के लिए ऑपोजिशन से भी ज़्यादा बड़ी परेशानी की वजह बन सकता है। कल जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया। ये ऐलान सूबाई वज़ीर पंजाब नुमान लंगड़ियाल ने कल लाहौर में मीडिया के सामने किया, और ग्रुप का नाम जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप रखा गया। हाउ नाइस, एक्चुअली वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और MNA राजा रियाज कौमी असम्बली, जबकि सईद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में ग्रुप लीडर होंगे। हुकूमत और जहांगीर तरीन ग्रुप में इख्तलाफात उस वक्त शुरू हुए जब जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें आपको, जब चीनी महंगी होने के स्कैंडल में जहांगीर तरीन का नाम भी सामने आया। इमरान खान का इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, क्या रहा सुनिए जरा। की बात सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन समझना चाहिए लोगों को कि ये सारा हुआ क्यों। 1-1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपये बढ़ गई। FIA में बड़ी खौफनाक चीज़ें निकली कि सारे मिल के ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और पैसे बनाते हैं, टैक्स ये नहीं देते, अंडर डिक्लेयर ये करते हैं चीनी। तो वो एक FIA की पूरी रिपोर्ट आ गई। अब अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात है हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। जहांगीर तरीन के साथियों ने चंद दिन पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, लेकिन लगता है कि बात बनी नहीं। तभी तब लग रहा था बात बन गई है। अब लगता है कि बात नहीं बनी, अलग ग्रुप का ऐलान किया गया है। यही नहीं बल्कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के अरकान से हलफ लिया गया कि वो जहांगीर तरीन के साथ हैं और साथ रहेंगे। ऐसे वक्त में जब हुकूमत पहले ही कई मसाइल से दो चार है, पार्टी में नए ग्रुप का बनना हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करेगा सर्टनली, और फिर बजट की मंजूरी भी हुकूमत को के लिए चैलेंज बन सकती है। अगर इख्तलाफात यूं ही बरकरार रहे तो आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को पंजाब में बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। खैर सियासी नुकसान तो प्रॉबली कारकर्दगी की बिना पर भी शायद उस्मान बुज़दार साहब की उठाना पड़ सकता है। ज़रा आगे बढ़ेंगे और कराची में जो कल सूरत हाल
बनी। वैसे कराची में भी ना हम बिल्कुल ही नाउम्मीद हो गए थे कि बस यहाँ पर गर्मी रहेगी। ऐसा मौसम था कि ऐसा लग रहा था कि एक दोज़ख की सब ब्रांच जो है वो खुली हुई है। मैं कहती हूँ खुली हुई है भी, बाय द वे अभी भी यही सूरत है। कुछ दिनों में छुट्टी पे थे, लेकिन ये क्या छुट्टी थी जिसमें आग बरस रही थी। इट वाज लाइक इट्स बिन क्वाइट बैड। लेकिन कल के बाद, कल ये जो डस्ट स्टॉर्म वगैरह हुआ है, इसके बाद काफ़ी बाय द वे टेम्परेचर जो है वो नीचे तो आया है। एक्चुअली ये सूरत हाल थी। इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख रहा था मैं कि फ्राइंग पैन अगर आप बाहर रख दें ना धूप में 5 मिनट के लिए तो अंडा उसमें पक जाएगा, पक जाता। यही सूरत हाल थी। अच्छा जी, ये जो आप हालात देख रहे हैं डस्ट स्टॉर्म, ये चंद मिनट की आंधी ने इंतजामी नाअहली का जो पोल है वो बिल्कुल खोल दिया और मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 3 अफराद की जान चली गई और बिजली का निज़ाम भी अब काफ़ी हद तक ख़राब हो गया। और कराची में गुज़िश्ता रोज़ तेज़ आंधी और गर्द आलूद हवाओं के साथ मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश तो 1.5 मिनट की हुई है, उससे 1 सेकंड ज़्यादा। अच्छा, बाज़ इलाकों में ज़रा ज़्यादा हुई है और मुझे लग रहा था इसी वजह से ज़रा हब्स भी बढ़ गया है, क्योंकि बाज़ इलाकों में ज़रा ज़्यादा बारिश हुई, बाज़ जगह जैसे हमारे नेबरहुड में बहुत ही कम बारिश हुई, बहुत ही कम बारिश हुई और बूंदाबांदी की सी कैफियत थी जिसकी वजह से हब्स बढ़ गया और रात को फिर से हवा बंद हो गई थी। बट जहाँ हुई भी है बारिश वहाँ भी 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं हुई। डोंट थिंक कि बहुत ही कोई बारिश होगी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ग्लैड कि बारिश नहीं हुई, बिकॉज वी आर नॉट इक्विप्ड, वी आर सो नॉट। अब इस आंधी के लिए इक्विप्ड नहीं है तो बारिश कैसे हम ले सकते हैं? आपको पता ही है कि पिछले साल क्या हुआ था। सो एक साल में क्या तैयारी की है जो इदारे हैं, जो मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं कि इलेक्ट्रिक है, बाज़ इलाकों में कल भी घंटों बिजली मुअत्तल रही है, घंटों बिजली मुतासर रही है। और फिर ऐसी जब चीज़ें होती हैं ना और चीज़ें देन दे कम इनटू प्लेस, जैसे कि अभी तक वो बिल बोर्ड्स, याद है आपको एक फैसला आया था, कुछ साल हो गए वैसे तो इस बात को, लेकिन वो बिल बोर्ड्स अभी भी उधर ही लगे हुए हैं। इनफैक्ट वो गिरते भी रहे हैं कल। उसके बाद नाले क्या हमने साफ कर लिया। आर वी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज गोइंग टू कम? अब पिछले साल से और पिछले 1-2 सालों से हमें पता तो चल गया कि ये होना है, तो व्हाई आर वी नॉट स्टिल प्रिपेयर्ड? फिर वो जो तूफान जिसने भारत में बड़ी तबाही मचाई है, बाय द वे बुहीरा अरब में बनने वाले इस तूफान ने कराची में चलने वाली समुद्री हवाओं को चंद दिनों के लिए, आपको पता है जो कराची में रहते हैं या आपने सुना होगा, जो कराची में आपके रहने वाले दोस्त और रिश्तेदार हैं उनसे बंद हो गया था। ये इंडिया के शॉर्ट साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान दर्जा हरारत हमारा तो यहाँ पे 45 एंड फील्स लाइक तो 46-47 पे ही पहुंच गया था, 56। और कल अचानक आंधी चली, हल्की बारिश हुई जिससे दर्जा हरारत में कमी आई है, 33 डिग्री पे आ गया है, जिससे शहरियों ने कदरे सुख का सांस लिया। लेकिन आज सुबह मुझे लग रहा था दोबारा से वही सूरत हाल है जिससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आज से कराची में समुद्री हवाओं की बहाली का इम्कान ज़ाहिर पता नहीं किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, लेकिन यही हम कंफर्म करते हैं अपने महकमा मौसमियात के एक्सपर्ट से। बाय द वे अभी बताया जा रहा है कि समंदरी हवाओं की बहाली का अभी भी कोई इम्कान नहीं है। हाँ, ये अब जब भी हम बात करते हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात से तो हमारी कोशिश हमेशा यही होती है, वो तो हम करेंगे ही बात। एक खबर, एक इशू, कुछ मनाजिर, वो वीडियोस जो हम हर रोज़ देखते हैं, उठते बैठते हमें कुछ ना कुछ खबर मिल रही होती है और लिटरली दिल गमज़दा भी होता है, गम गुस्सा भी आता है, साथ ही साथ फ्रस्ट्रेशन भी महसूस होती है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि जब हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को इस दुख, इस तकलीफ, इस कर्ब और मुसलमानियत से बढ़कर जब इंसानों को और छोटे बच्चों को बमों का निशाना बनते हुए देखते हैं तो दिल फट जाता है लिटरली। और खास तौर पे इन दिस डे एंड एज, मतलब आप जितनी भी पीस ट्रीटीज साइन कर लें, आप UN में चले जाएं, फिर भी अगर आप बमबारी नहीं रोक सकते, जहाँ आपको पता है कि जाने जा रही हैं बेकसूर लोगों की, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर आप यही सोचते हैं ना कि मतलब 21st सेंचुरी में हम पहुंच गए। और ये ज़रा आप विजुअल्स देख लें, दिस इज़ लाइक जस्ट अ कपल ऑफ डेज बैक। बताया आपको कि गज़ा पर चंद रोज़ से इजराइल के वहशियाना हमले जारी हैं और इजराइल रिहायशी इमारतों के साथ साथ मीडिया दफातर, अस्पतालों, इमदादी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ को भी निशाना बना रहे। देयर इज़ अ होल प्लान ओवर देयर। आपको पता है कि रिसेंट उन्होंने उनका जो एक कोविड टेस्टिंग लैब था उसको भी उड़ा दिया, एक ही जगह थी गजा में और वो भी ख़त्म कर दी। अस्पतालों को जाने वाली सड़कें तबाह हो गई हैं, एक कयामत का मंजर है लिटरली वहाँ तो। काफ़ी इजरायली बमबारी से गजा की वाहिद कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भी तबाह हो गई। मुसलसल बमबारी से गजा मलबे का ढेर बन चुका है। 60,000 के करीब फ़लस्तीनी बेघर, 200 से ज़ायद शहीद हो चुके और शहीद होने वालों में
61 बच्चे शामिल हैं, इमेजिन। और इनकी उम्रें ज़्यादातर की 15 साल से कम हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जंग के आगाज़ से अब तक नेतन्याहू को 30वीं मरतबा टेलीफोन कॉल की है, लेकिन हमले बंद करने का मुतालबा नहीं किया। कमला हैरिस का बयान हम देख रहे थे, उसकी भी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अमरीका अपना किरदार अदा कर सकता है, इंसानी हकूक का आलम बरदार बना फिरता है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चों को जिस तरह से शहीद किया जा रहा है, जिस तरह से मलबे के ढेर में दबाया जा रहा है, इस पे आई वंडर कि दुनिया अब तक क्यों नहीं कुछ बोल रही है। उल्टा अमेरिका ने इसराइल को मजीद $735 मिलियन के असलहे की फराहमी की मंजूरी दी है। मगरबी ताकतें तो इसराइली मजालिम पर आंखें फेर चुकी हैं। ऐसे में मुस्लिम ममालिक का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि कई मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा फ़लस्तीन के मसले को लेकर न्यूयॉर्क जाएंगे। काबीना ने फैसला किया है कि इंसानी हमदर्दी पर फ़लस्तीन को कोरोना के हवाले से इमदाद भेजी जाए। तमाम मुल्कों के ये जो तमाम वज़राए ख़ारजा हैं, ये मुश्तरका तौर के ऊपर न्यूयॉर्क जाएंगे जनरल असम्बली। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा में फ़लस्तीन की सूरत हाल को लेकर के एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती है, एक बेचैनी पाई जाती है। और इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो इस मसले को लेकर बड़ी परेशान है। पाकिस्तान वो पहला इस्लामी मुल्क था जिसने फ़लस्तीन के मसले को लेकर एक बहुत ही सख्त मौक़िफ़ अपनाया, एक बहुत ही वाज़े मौक़िफ़ अपनाया, और हम आज भी उसी मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। अच्छा, हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़े है, लेकिन क्या बाकी इस्लामी ममालिक का मौक़िफ़ भी उतना ही वाज़े है? जो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, जितना होना चाहिए। OIC में मजम्मत तो की गई, लेकिन इसके अलावा भी क्या कुछ हो सकता था? और पाकिस्तान अब तक क्या कोशिशें कर रहा है? बल्कि हमें ज्वाइन किया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ हैं। ये सारी बातें उन्हीं से पूछती हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे टाइम निकाला। फ़लस्तीन में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इजराइल जो कुछ कर रहा है, पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है, लेकिन अब भी वो ममालिक जो इजराइल पर अपना अस्र रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं वो खामोश हैं। पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या करना चाह रहा है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान की कोशिश ये है कि सबसे पहले तो जो OIC का फोरम है उसको मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उम्मा को यकजा किया जाए और यकजबा होकर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। जो हमने OIC के वज़राए ख़ारजा में बुलंद की है और के इजलास में बुलंद की है, और जो इंशाअल्लाह बरोज़ जुमेरात हम जनरल असम्बली के इजलास में बुलंद करने जा रहे हैं। मैं इस वक्त हूँ अंकारा में और अभी थोड़ी देर बाद रवाना होऊंगा। मेरे साथ इंशाअल्लाह तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी होंगे और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा भी होंगे। इंशाअल्लाह वो आज यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ दिक्कतें थी, वो अब दूर हुई हैं। इंशाअल्लाह आज पहुँच रहे हैं और हम यहाँ से टेक ऑफ करेंगे पेरिस के लिए, और वहाँ सूडान की वज़ीर ख़ारजा और उम्मीद है कि टूनिसिया के वज़ीर ख़ारजा हमारे हमराह हो जाएंगे और हम जाएंगे न्यूयॉर्क। और इंशाअल्लाह जुमेरात को बरोज़ 20 तारीख वहाँ बात होगी। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न कैपिटल्स पर भी अब दबाव पड़ रहा है, और वहाँ की जो आवाम है उन्होंने हुकूमतों को अपने फैसले पर नजरसानी के लिए मजबूर कर दिया। अभी मैं देख रहा था कि जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं यूरोपियन यूनियन के, उनका भी बयान आया है और उन्होंने भी सीज फायर का मुतालबा कर दिया है। अमेरिका भी अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट को तेज कर रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल अगर किसी की सुनेगा तो वो अमेरिका की सुनेगा। जितना असरअंदाज अमेरिका उन पर हो सकता है, दीगर कोई मुल्क नहीं हो सकता, क्योंकि आपने देखा कि सलामती काउंसिल में जो एक यकजहती हो रही थी उसके रास्ते में वीटो इस्तेमाल हो गया अमेरिका का। जब तक उनको ये एहसास होगा कि अमेरिका की पुष्पनाई है तो वो, और अमेरिका की पुष्पनाई, शाह साहब आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तक क्लियर नजर आ रहा है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। जो भी इजराइल कर रहा है अमेरिका उसको भरपूर सपोर्ट फराहम कर रहा है। आप अपनी कोशिशों का जिक्र कर रहे हैं, मुस्लिम ममालिक की कोशिशों का जिक्र कर रहे हैं, तुर्की और दीगर ममालिक हैं। आप लोग कह रहे हैं कि आप 20 को जाके और बात करेंगे अमेरिका में भी, और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा आपके हमरा होंगे। ये ममालिक तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अरब ममालिक जो बड़े पैसे वाले भी हैं, जिनका बड़ा असर व रसूख है, आप क्या समझते हैं उनकी तरफ से जो रवैया
इख्तियार किया जा रहा है उतना ही रद्द अमल आना काफ़ी है, या फॉर स्टार्टर्स एटलीस्ट तमाम मुस्लिम ममालिक ये तो अग्री कर सकते थे कि डिप्लोमेटिक टाइज के हवाले से कोई फैसला किया जाए कि उसके थ्रू प्रेशर डाला जाए कि हम मुनक़ता कर सकते हैं या मुनक़ता कर दिए जाएं जिन्होंने प्रॉबली अभी रिसेंटली डेवलप किए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ उन ममालिक की तरफ से? देखिए, सिचुएशन इवॉल्व कर रही है और जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व करती है हुकूमतें, कौमें अपने फैसलों पर नजरसानी करती हैं। इस वक्त मैं समझता हूं कि जो किरदार सऊदी अरब ने अदा किया है, प्रिंस फैसल बिन फरहान ने जो सदारत की है उस इजलास की और उस हंगामी इजलास की, वो काबिल जिक्र है और काबिल तारीफ है और वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं कि जॉर्डन भी इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि मिस्र भी आपको पहले से ज्यादा हरकत में दिखाई दे रहा है। मिस्र के वजीर खारजा ने भी जो सीज फायर की कोशिशें हैं उनका जिक्र भी किया है और असिस्टेंस और एम्बुलेंसेस वगैरह वहां पहुंचाने की कोशिश की है। और कल को खुदा न खास्ता अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिस तेजी से बढ़ रहा है मजीद बढ़ जाता है और हम उनकी इमदाद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास वाहिद जो रास्ता है इमदाद पहुंचाने का, इजराइल तो हमें इजाजत नहीं देगा, वाहिद रास्ता जो हमारे पास होगा वो मिस्र का होगा, इजिप्ट का होगा। तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी पहले भी बात हो चुकी है मिस्र के वजीर खारजा से और इंशाल्लाह मैं मजीद उनसे राब्ता करूंगा कि अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए कोई कॉरिडोर दरकार है तो हमें मिस्र के सहारे की जरूरत होगी। अच्छा शाह साहब, सीज फायर का आपने भी जिक्र किया है और यकीनन इस वक्त सबसे पहले तो ज़रूरत है कि इजराइल को सीज फायर पर आमादा करने की, फ़लस्तीनियों की जान बचाने का और कोई ऑप्शन भी नहीं है एक्चुअली। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक जिनका आपने भी कुछ का तो जिक्र किया है, सिर्फ सफारती कोशिशों से ये जल्द मुमकिन बन सकता है? इसके हवाले से कोई रोड मैप है? और साथ ही शाह साहब इसके साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि ये इस सारी कोशिश में क्या फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा भी आपके हमराह होंगे जो आप लोग जाएंगे, मिलेंगे? जी बिल्कुल, मैं पहले अर्ज कर चुका कि पहली बात तो ये है कि फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और वो हमारे हमराह होंगे। तो इंशाअल्लाह जहाज़ में एक लंबा सफ़र है, मुझे बेपनाह मौका मिलेगा एक तो उनसे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनकी जो लेटेस्ट सिचुएशन है उससे आगाही हासिल करने का, और दूसरा मिल बैठ कर हम अपना एक लायामल जो है उनकी रहनुमाई और उनकी ज़रूरियात और उनकी तकालीफ को समझकर हम मुरतब करने में हमें आसानी होगी। ये बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह हमने अपना डिपार्चर डिले ही इसलिए किया कि फलस्तीन के वजीर खारजा यहाँ पहुंच सके। हमने कल रवाना होना था, हम कल रवाना नहीं हुए क्योंकि वो कल वहां से आ नहीं सके। तो उनके इंतजार में हमने तो नहीं डाली गई शाह साहब इस्राइल की तरफ से, जैसे बिल्कुल दिक्कतें थी। मैंने पहले भी अर्ज किया दिक्कतें थी और उम्मीद है कि वो दिक्कतें दूर होंगी और आज वो पहुंचेंगे। देखिए, ये जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है, मसले फलस्तीन पे हो रहा है और फलस्तीन का अगर वजीर खारजा वहां नहीं होगा तो उस इजलास की तो फिर वक़्त मुख्तलिफ हो जाएगी। अच्छा शाह साहब, इस मसले पे तो हम आपसे बात करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन और दुआ भी हमारी यही है कि मसला जल्द हल हो और आपकी जो कोशिशें हैं वो भी काबिल सताइश हैं। इसी तरह आप अपनी कोशिशें जारी रखें। लेकिन एक मुल्क की सियासत से जुड़ा एक ताज़ा इशू है, उस पर भी आपसे बात करना चाहेंगे। सिंस यू आर अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कल एक हम ख्याल ग्रुप तो उसे अब नहीं कह रहे, JKT साहब जहांगीर तरीन साहब अभी कुछ देर पहले मीडिया पर आए थे, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारा एक अलहदा ग्रुप है जिसकी अलहदा से रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन हम साथ ही PTI का हिस्सा भी हैं। तो जरा कंफ्यूजिंग सी हो जाती है सूरत हाल। अब ये इन्होंने बाज़ाब्ता अपने ग्रुप का ऐलान कर दिया और अपनी तरफ से एक शख्स को नॉमिनेट कर दिया गया। साथ ही साथ पंजाब हुकूमत पर सख्त तरीन इन्होंने कहा जी इल्ज़ामात लगाएं कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। क्या समझते हैं आगे PTI और हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है ये ग्रुप, जहांगीर तरीन साहब और इनके रफ़का का, और चूंकि आगे बजट भी है, दीगर मामलात भी हैं, ऑपोजिशन का प्रेशर भी है?
देखिए, पहली बात तो ये है, मेरी नज़र में इस वक्त जो अहमियत है वो मसला फ़लस्तीन की है, इंसानी जानों की है, और ये जो क़यामत टूटी है उसकी है। मुझे अफसोस है कि इन हालात में जब मैं वहाँ तवज्जो दे रहा हूँ, मुझे आप वहाँ के मकामी झगड़े में घसीटना चाह रहे हैं, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं डट नहीं करूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं जो मुंतखब हैं, वो इमरान खान के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। वो उनकी टिकट पर मुंतखब हुए, उनके मैंडेट के सहारे पे आज वो असेंबलियों में बैठे हैं। और नंबर 2, जो आज़ाद थे और आज़ाद होने के बाद उन्होंने पीटीआई के एफिडेविट फॉर्म पर साइन किया, तो उन्होंने इखलाकन अपने आप को पाबंद किया। दूसरी बात ये है कि जो कानूनन इखलाकन सियासी तौर पर 2 ऐसी एक्टिविटीज हैं जिस पर कोई पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट नहीं कर सकता असूलन। एक है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और दूसरा है फाइनेंस बिल। अब जितने हजरात हैं ये समझदार हैं, इन्हें मालूम है कि ये फाइनेंस बिल पर अगर ये गवर्नमेंट की लाइन को टो नहीं करते तो उससे उनको नुकसान हो सकता है और उनकी रुकनियत जो है वो मुतासिर हो सकती है। मुझे यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, वजीर आजम ने उनको दावत दी, वजीर आजम में हाउस में उनसे मुलाकात की, उनकी पूरी गुफ्तगू बड़े ठंडे अंदाज में सुनी और वजाहतें पेश की और उनको यकीन दिलाया कि उनसे नाइंसाफी नहीं होगी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके एक नामजद करदा शख्सियत को जिम्मेदारी दे दी जाए। वो दोनों अतराफ की बातें सुनकर प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना मौक़िफ़ पेश कर दें। उनकी पसंदीदा शख्सियत को, अली जफर साहब को, ये उनके कहने पर वो जिम्मेदारी सौंप दी गई। वो दोनों की बातें सुन रहे हैं, सुन चुके होंगे और अभी उन्होंने अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करनी है। तो फिर ये उजलत, ये घबराहट मैं समझता हूँ इस वक्त बेमानी है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने इस कदम पर नजरसानी फरमाएं और वो पाबंद हैं। देखिए, सब कहते हैं हमारा लीडर इमरान खान है। अगर इमरान खान आपका लीडर है तो उस पर एतमाद कीजिए, और अगर आप उस पर एतमाद नहीं करते तो फिर आप तहरीक इंसाफ में रहने की आपके पास फिर गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि वो सिर्फ लीडर नहीं है, वो इस जमात का बानी है। तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखने वाली शख्सियत इमरान खान है। शाहजी, थोड़ी सी कंफ्यूजन सूरत हाल हो जाती है क्योंकि इनके जो साथी हैं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आके कहते हैं कि जनाब क्या पीटीआई सिर्फ इमरान खान ही है, ऑल्दो पीटीआई जाहिर है जब हम आम फहम जुबान में बात जी मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जी प्लीज। मैं जवाब दे देता हूँ। मेरा जवाब ये है, जी पीटीआई इमरान खान है। पीटीआई इमरान खान इसके बानी हैं, बानी चेयरमैन है। देखिए, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैसियत थी पीपल्स पार्टी में और है क्योंकि उन्होंने उस जमात को खड़ा किया, इसी तरह इमरान खान की हैसियत है तहरीक इंसाफ में। फ्रॉम नोवेयर उन्होंने एक नजरिए पे लोगों को जमा किया, कौम जुड़ती चली गई और उस कौम के एतमाद के बलबूते पर आज वो असेंबली में है। अगर इमरान खान ना होते, इमरान खान का वोटर ना होता तो ये असेंबलियों में भाई हमारे दोस्त ना होते। मत भूलिए कि ये इमरान खान के मैंडेट के बलबूते पर आज असेंबलियों में बैठे हैं। कोई शक नहीं है कि ये वोट बैंक इमरान खान साहब का है। पीटीआई इमरान खान है। अच्छा, तो फिर क्या आपका मशवरा है कि इन लोगों को अब ये जो है साथ हैं भी और नहीं भी हैं, क्या इन्हें इस्तीफे दे देने चाहिए थे और फिर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह तो सिर्फ कंफ्यूजन ही क्रिएट होती है। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज की थी, जिसको एक गलत रंग देने की कोशिश करते हैं लोग, मैंने पहले भी कहा था कि ये जचता नहीं है, घड़ी तोला घड़ी माशा मुनासिब नहीं है। और मैंने यही बात की थी मुल्तान में, जिसमें वजीर आजम भी मौजूद थे और शख्सियात भी मौजूद थी, कि इन साहिबान
खान को फैसला करना चाहिए। अगर इमरान खान पर उन्हें एतमाद है और इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं तो फिर लीडर के फैसलों पर आमादगी करनी पड़ती है, उस पर भरोसा करना पड़ता है। जब आपने उस पर भरोसा किया, उसकी सफों में खड़े हुए, उसका टिकट कबूल किया, उसके जलसों में आए, उसका बल्ला का निशान कबूल किया, उसका झंडा थामा, तो फिर उसकी बात पर एतमाद कीजिए। और वो कह रहा है कि नाइंसाफी नहीं होगी। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि इन लोगों को फैसला करना चाहिए कि वो किस तरफ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, आपने वक्त दिया। अब कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग और आपकी जो कोशिशें हैं काबिल सताइश हैं, पर्टिकुलरली मसला कश्मीर को लेकर, अल्लाह ताला मसला फ़लस्तीन को लेकर, और अल्लाह ताला आपको और आपकी जो कोशिशें हैं उसको कामयाब करे। सियासत पे भी थोड़ी सी बात कर ली और जो ये कोशिश कर रहे हैं फ़लस्तीन के इशू को लेकर उस पर भी बात की। और जनरल असम्बली का इजलास है जुमेरात को 20 को, जिसमें बहुत से मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे और वहाँ पर इस मुद्दे को रखा जाएगा। होपफुली अमरीका को कायल किया जा सके कि वो किसी तरह इसराइल पर दबाव बढ़ाए और सीज़ फायर तो हो। चीज़ का इंतज़ार है सारी आवाम को और ख़ासतौर पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को, वो एक कॉन्डमनेशन चाहिए। हम चाहते हैं कि मुसलमान मुल्क जो हैं, ख़ासतौर पे अरब ममालिक जो हैं, सारे मिल के कंडेम तो करें। एक दफ़ा एक बड़ा जिसको कहते हैं पावरफुल, एक कलेक्टिव यूनाइटेड आवाज़ जो है वो निकलनी चाहिए। आई गेस एक्सपेक्टेशन थी वो OIC से निकलेगी, लेकिन अब UN में यूनाइटेड नेशंस का ये जो सेशन हो रहा है, इसमें अगर ये बात की जाए तो जनाब ये सारी सूरत हाल तो है ही, इसके बारे में GEO न्यूज़ वुड कीप यू अपडेटेड। लेकिन एट द सेम टाइम कोरोना वायरस की अपडेट आपको दे दें कि 104 अफराद गुज़श्ता 24 घंटों में इंतकाल कर गए हैं। सो दैट इज स्टिल देयर। वी विल कैच यू इन द सेकंड आवर ऑफ GEO पाकिस्तान। जिन जिन लोगों की हमें वो ट्वीट्स आ रही थी कि कल परसों आप कहाँ हैं, भाई हम छुट्टी पे थे, तो आज हम वापस आ गए हैं। और इंशाल्लाह अब जिस तरह से आप लोग यूज्ड टू हैं हमें देख रहे हैं कि सुबह सुबह वी वेक यू अप, तो वील बी डूइंग दैट एग्जैक्टली। अच्छा जी, इससे पहले वैसे शाह साहब से हम बात कर रहे थे और आपको पता है ना ये जहांगीर तरीन वाला सारा सागा, और उसके ऊपर फैसल जावेद खान साहब का ट्वीट भी आया कि PTI इज़ इमरान खान एंड इमरान खान इज़ PTI। अब दोबारा से शाह साहब ने रीइटरेट करके उसे क्लियर कर दिया, वाशगाफ अल्फाज में बता दिया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ही हैं और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। और देखिए क्या किसी को कोई शक थी? नहीं, किसी को कोई शक नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब का अपना नज़रिया था ना कि मैं तो उन तमाम पार्टियों के खिलाफ जिहाद के साथ मैदान में उतरा हूं जो सिर्फ मौरूसियत की बिना पर अब तक एग्जिस्ट करती हैं, और ख़ानदान दर ख़ानदान जो हैं ये पार्टियां एक ही फैमिली में इनकी जो सरबराही है वो चली आ रही है। तो और ये इंडिविजुअल की पार्टियां हैं। एक बेसिकली कहने का मतलब ये है कि खान साहब जो बात करते हैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट बाकी जो मेंबर्स हैं वो बता रहे हैं कि अगर खान साहब ना हो तो PTI ना हो, तो खान साहब इक्वल्स PTI। बिल्कुल ये तो सही बात कही है। तो जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट हुआ वो तो कहीं नहीं हुआ ना कि पार्टी तो पार्टी रहती है लेकिन हर साल उसका लीडर बदलता रहता है हर दफ़ा। अच्छा जी, इस पर भी बात करेंगे, आपके क्या ओपिनियंस हैं? ऑफ कोर्स फील फ्री टू राइट टू अस। अच्छा जी, कुछ मौसम की बात दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो मौसम है कराची का ख़ास तौर पे कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। वैसे तो डाउन इन द सेंस कि शदीद किस्म की गर्मी है, लेकिन कल थोड़ी सी ब्रेक इस गर्मी में आ गई। आपको बताएं एक दफ़ा फिर कि कराची में मौसम की सूरत हाल पर अपडेट है हमारे पास, लेकिन क्या है अपडेट वो बताएंगी उनीबा ज़मीर शाह। आई थॉट यू वुड ऐड इन समथिंग। कराची के मौसम में फ़िलहाल कोई ख़ास तब्दीली हमें नज़र नहीं आ रही। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतला बिल्कुल साफ़ है, सूरज सर पर मौजूद है, लेकिन जो आज कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया वो कल के मुकाबले में कम रहा। कल 33 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा रिकॉर्ड किया गया था और आज 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा रिकॉर्ड किया गया। अच्छी खबर ये है कि कहा जा रहा है कि आज से समंदरी हवाएँ बहाल हो जाएंगी। समंदरी हवाएं कराची के मौसम को मुतदिल रखने का बायस है। साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से कराची के मशरिक़ में समंदर में एक सर्कुलेशन मौजूद थी जिसकी वजह से वो समंदरी हवाएं सक कर लेती थी। यहाँ पे आज भी वैसे सुबह से शुमाल मगरिब की हवाएं चल रही हैं, ये गर्म हवाएं हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद से समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी, मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। मई का महीना है, आप खुशगवार मौसम की उम्मीद नहीं रखिएगा क्योंकि मई का महीना कराची में गर्म ही गुजरता है, लेकिन हाँ दर्जा हरारत
आज जो हम तीन चार दिन से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी कराची में रह रही है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत रह रहा है, वो कम हो जाएगा। 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज दी जा रही है आज के दर्जा हरारत के हवाले से। टेम्परेचर कुछ कम हुआ है मुनीबा, आई मिस्ड इट आउट कि वो सी ब्रीज वापस आई कि नहीं आई अभी कराची में? आज से आने का वादा है, इसीलिए तो कह रही हूँ उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इंतजार सारे यही कर रहे हैं कि आज से अच्छा, अब इसी पे हम बात कर लेते हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब शुक्रिया, बताइएगा महकमा मौसमियात ने बताया था कराची में समुद्री तूफान से बच गया थैंकफुली, लेकिन फिर अचानक मौसम बदला जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। एक ज़बरदस्त तूफ़ानी मट्टी वाली हवा की कैफियत आई, थोड़ी सी बारिश हुई। ये एक्सपेक्टेड था या बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू हुआ कल जो भी हुआ? जी नहीं, बिल्कुल जैसे हमने बताया था कि तूफ़ान का रुख कराची या सिंध की किसी भी साहिली पट्टी की तरफ नहीं है, तो इसका ये मतलब था कि तूफ़ान खुदा न ख्वास्ता हमारी तरफ नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ कि डायरेक्ट तो वो इंडियन गुजरात से टकराया, और लेकिन वो इतना शदीद उसका इंटेंसिटी का तूफ़ान था कि अभी भी इंडियन गुजरात और एडजॉइनिंग जो राजस्थान है उस पर मौजूद है, और उसी की एक्सटेंशन थी बेसिकली या उसका फैलाव। और हम अपने हर बुलेटिन में ये तो लिख रहे थे कि जी ईस्टर्न सिंध में थरपारकर, उमरकोट और बदीन, ठट्ठा उस साइड पे आंधी के साथ बारिश होगी, लेकिन साथ साथ ये भी था कि सिंध के बाकी शहर जैसे कराची, नवाबशाह, हैदराबाद वगैरह इसमें आंधी आ सकती है। और वही आंधी आई, जब आंधी आती है तो उसके साथ कहीं हल्की और कहीं दरमियानी बारिश भी हो जाती है, जैसे कि हुई कराची के कुछ ही एरियाज़ में हुई, कहीं बूंदाबांदी हुई, कहीं दरमियानी बारिश हो गई। तो ये साइक्लोन खुद मतलब पूरा इधर साइक्लोन खुदा न ख्वास्ता नहीं टकराया, बल्कि उसके फैलाव का असर है। दूसरा ये कि 3 दिन से जो हीटिंग पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उसके नतीजे में लोकल डेवलपमेंट भी होती है क्लाउड्स की, तो ये दोनों फैक्टर्स ऐड होकर ये डस्ट स्टॉर्म आया बेसिकली। अच्छा सरफराज साहब, अब बारिश हो गई, आंधी भी आ गई, तो क्या गर्मी की लहर का मुकम्मल खात्मा हो गया? कहीं दोबारा ऐसी गर्मी आएगी नहीं आएगी? बिकॉज ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म की गर्मी भी थी। बल्कि आपको पता है, हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि 2 दिन पहले रात का जो टेम्परेचर था उसमें तो कराची ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। तो इतनी हाई टेम्परेचर्स तो हमारे कभी गए नहीं। जी देखिए, ये जो शदीद गर्मी पड़ी है उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये रही है कि जो एक साइक्लोन की वजह से पूरा एरिया सर्कुलेशन के अंदर था, समंदर में सर्कुलेशन बनी हुई थी, तो सी ब्रीज़ उसके अंदर ट्रैप हुई थी। सारी सी ब्रीज़ ना चलने की वजह से, बल्कि मुखालिफ सिमत से हवाएं चल रही थी, मशरक़ और शुमाल मशरक़ से, कि जो गर्म और रेगिस्तानी इलाकों की हवाएं थी, लू चल रही थी 2 दिन कराची में, उसकी वजह से ज़्यादा गर्मी पड़ी है। और उम्मीद है कि आज चूँकि ये सिलसिला जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो राजस्थान से होता हुआ थोड़ा हमारे एरिया से दूर निकलेगा, तो सी ब्रीज़ को स्पेस मिलेगी, सी ब्रीज़ बहाल होगी, तो टेम्परेचर वैसे जो 42+ जा रहा था वो फिर आज से नहीं होगा। आज वही 37-38 डिग्री, लेकिन साथ में ज़ाहिर है जब सी ब्रीज़ चलती है तो नमी ज़्यादा होती है, तो वार्म, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होगा। जी चलिए, तो शुक्र है कि सी ब्रीज ज़रा बहाल होगी। सरदार साहब, कराची में मौसम की रेगुलर बारिश भी तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मानसून में होगी। प्री मानसून या फिर मानसून की बारिशें कब तैयारी की जाए? क्योंकि कराची में तो हमें जहनी और लॉजिस्टिकली तैयार होना पड़ता है इस बारिश के लिए। तैयारी की बात कर रहे हैं, तैयारी ये की जाए कि निकल जाओ। क्या आपके एक्सपेक्टेड हैं टाइम फ्रेम के कब से मानसून की बारिशें हो सकती हैं? देखिए, मानसून की फ़ोरकास्ट हमारे जो मेट ऑफिस है वो तो मई के आखिर में या जून के पहले हफ्ते में हम बाकायदा तौर पे किया करते हैं, तो तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जून के पहले हफ्ते तक, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून स्टार्ट होता है जुलाई से। अलबत्ता जो इस रीजन का एक फ़ोरम है, साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फ़ोरम सेस्कॉफ, उसका हम भी हिस्सा हैं। उनकी जो इनिशियल एक फ़ोरकास्ट इशू हुई है, तो उसके मुताबिक कराची समेत पूरे पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशों की तवक्को की जा रही है। अब देखें, हमारी फ़ोरकास्ट आती है जून के पहले हफ्ते में, तो वो इसके साथ मैच करती है नहीं करती, उसके बाद ही क्लियर पिक्चर आएगी। और जहाँ तक आपने प्री मानसून बारिशों का पूछा, तो प्री मानसून बारिशें वही जब हमारे करीब में यानी राजस्थान और गुजरात में इस साइक्लोन के निकलने के बाद कोई अगर चीज़ डेवलप होती है तो फिर चांसेस हो सकते हैं। फ़िलहाल आगे 8-10 दिन तो कोई इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमें अपडेट करने का, और साथ ही हम जो विजुअल्स दिखा रहे थे जिसमें हल्का हल्का पानी जैसे बारिश हो रही है, मतलब दिल भी चाहता है कि बारिश हो, और उसके बाद जो हम फोरसी कर सकते हैं कि यहाँ के क्या हालात हो जाते हैं, तो फिर खौफ भी आता है कि अल्लाह ना करे कि बारिश हो। अच्छा जी, आपको पता है कि एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ भी दिखाना चाहते हैं कि समुद्री तूफ़ान ताउते, बाय द वे इसका नाम क्या? ताउते ही है।
बड़ा ही मुश्किल नाम है। मुझे तो नीलोफर अच्छा लगा था जो एक ज़माने में उसकी नहीं, भी आपको बात थी। नीलोफर अच्छी लगी थी वो नीलोफर अच्छा लगा नहीं था। तूफान का नाम था। अच्छा जी, तो इंडिया का आपको पता है कि काफ़ी तबाही आई है इसी तूफान की वजह से वहाँ। तो वहाँ एक है जी रियासत केरला, और वहाँ तूफान तो आया और पानी के साथ साथ घरों तक भी पहुँच गई। तो यू हैव टू सी दिस, क्योंकि हम भी थोड़े से हैरान हो गए थे देख के। तो ये जी पानी ऑब्वियसली बारिशों की वजह से पानी तो खड़ा हो गया। तो ये किसी के घर के बाहर के मनाजिर हैं और पूरी फिशिंग हो रही है इधर, पूरा नेट डला हुआ है, बिकॉज उनको भी लगा होगा ना कि समुंदर आगे तक आ गया तो वो फिश भी साथ ही आ गई। वैसे मछली इतनी छोटी है कि इसको तो शायद खाया भी नहीं जा सकता, ये तो बेबी फिश है ज़्यादातर। Why haven't you had bite-sized मछली? हाँ वो भी है, लेकिन क्या निकलेगा ये बिल्कुल घरों के आगे है। दोबारा दिखाएं जरा, रिवर्स मारे। ये देखिए ये सीन है। वैसे काफी तबाही हुई है, बहुत ज़्यादा, और जानी नुकसान इतना हुआ है, लाखों लोगों को तो इवैक्यूएट करना पड़ा, बेघर हुए हैं बहुत से लोग। अच्छा जी, नाउ लेट्स डिस्कस एंड सेलिब्रेट यंग विमेन, गर्ल्स। और जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि पाकिस्तानी ख़वातीन हर मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं, और इसकी ताज़ा मिसाल अब सामने आई है हैदराबाद की 17 साल सिर्फ शी 17 ईयर्स ओल्ड हुरिया इनका नाम है। वेरी यूनिक नेम। पाकिस्तानी तालिबा हुरिया अमीरी हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर डॉक्यूमेंट्री मुकाबले में फर्स्ट पोजीशन हासिल करके अपने पेरेंट्स का और मुल्क का नाम रोशन करती है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 17 साल हुरिया की डॉक्यूमेंट्री ग्लोबल यूथ एंटिटी स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। हाउ नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, 2021 में इनको अवार्ड के लिए मुंतखब हुई है, और हुरिया अमीरी ने अपनी मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हैदराबाद की कच्ची बस्तियों में आलूदा पानी, सेहत और सफाई के मसाइल, कचरे के ढेर और इससे फैलने वाली बीमारियों की निशानदेही की है अपनी डॉक्यूमेंट्री में। हुरिया हैज़ जॉइंड अस फ्रॉम हैदराबाद। हुरिया, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बहुत मुबारक हो आप की अचीवमेंट पे। तो ये वुड यू कॉल योर सेल्फ अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर इन द मेकिंग, या फिर ये आपकी पहली कोशिश थी? किस तरह हुआ ये? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाई, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें समझी, काफ़ी सारी चीज़ें, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इससे पहले कोई नहीं बनाई, मगर इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर मेरा प्लान है कुछ और बनाने का। अच्छा, तो हुरिया ये जो पर्टिकुलर कंपटीशन था, इसके लिए क्या आपको मौजू टॉपिक दिया गया था कि आपने इसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहते हुए एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है? इसका दौरानिया कितना था? फिर बहुत से इसमें हमने देखा ड्रोन शॉट्स वगैरह भी, सारे स्टोरी टेलिंग का आर्ट। आपने इसकी कोई ट्रेनिंग ली है, आपने पढ़ा है, या फिर बस ये ऐसे ही आपने इस कॉम्पिटिशन के बारे में पढ़ा और सोचा कि चलें एक डॉक्यूमेंट्री बनाती हूँ मैं? ये कंपटीशन तो ऑर्गेनाइजेशंस ने करवाया था, यूनाइटिंग टू कॉम्बैट एंटिटीज और यूथ कॉम्बैटिंग एंटिटीज, दे आर वर्किंग टू एलिमिनेट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। तो इस कंपटीशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आपने अपने सिटी या जो अपने एरिया के अंदर जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस पाई जाती हैं उन्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री के अंदर हाईलाइट करना है। तो इसकी जो टाइम लिमिट थी वो थी 5 मिनट्स। बट मैंने बताया जैसे कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो जो क्या कहते हैं, जो मुझे गाइडेंस मिली वो सब मेरे फादर की तरफ से थी। उन्होंने मुझे बताया कि आपने किस तरह से करना है। इसके बाद मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग स्टार्ट की, स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखी, उसके बाद पेपर वर्क किया। तो जो शूटिंग के अंदर जो टेक्निकल गाइडेंस थी वो सब मेरे फादर की तरफ से। ज़बरदस्त। हुरिया, ये भी बताएं कि काफ़ी मुल्क थे जहाँ से एंट्रीज हुई इस कंपटीशन के लिए, ऑलमोस्ट 40 थे। तो आपने और भी किसी का काम देखा, कोई रेफरेंस, कोई कंपैरिजन, कुछ आपको सेंस थी कि मुझे इस डायरेक्शन में ही जाना चाहिए इस किस्म के कॉम्पिटिशन्स के लिए? एक्चुअली मैं कॉम्पिटिशन वगैरह देखती रहती हूँ फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये भी मैंने वैसे ही देखा था। इससे पहले मुझे लाइक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स का इतना आइडिया नहीं था कि वो किस तरह से होते हैं, क्या होता है। मैंने नेशनल कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, उसके अंदर मैं लेती रही हूँ। तो यही वो था कि इसी से ही मैंने सोचा कि हाँ मुझे अब कोई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में लेना जाना है। तो इसके बाद हम लोगों की जो एंट्रीज, जो टॉप 40 लोगों की एंट्रीज थी, वो बाद के अंदर एक वर्चुअल आर्ट गैलरी बनाई गई जिसके अंदर सबकी एंट्रीज थी। तो उसमें मैंने बाकी लोगों की एंट्रीज देखी कि कंपटीशन किस लेवल का था, कितना हाई था। अच्छा, अब ये बताइए आगे का क्या इरादा है? आपने फिल्म मेकिंग पढ़नी है क्योंकि अभी तो you're too young, अभी तो जाहिर है ग्रेजुएशन तक आपने जाना है, तो उसमें परसू करने का इरादा है फिल्म मेकिंग एंड टीवी प्रोडक्शन?
एक्चुअली मेरा शौक पब्लिक स्पीकिंग है और आई ऑलवेज वांट टू अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज जहाँ मुझे बोलने का मौका मिले। बट जो मेरा ड्रीम है इज टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये मेरा कैरियर है, ये मेरा गोल है, तो मुझे जाना इस तरफ है क्योंकि ये मेरा खुद का शौक है टू बिकम अ डॉक्टर। मगर जो ये सारी चीजें हैं इनको मैं अपने साथ रखूँ। तो ये आपका मेडिसिन में भी इंटरेस्ट है, एज एन यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर एज वेल, और पब्लिक स्पीकर भी बनना चाहती हैं। हमारे पास वैसे बहुत से ऐसे पब्लिक स्पीकर हैं जो कि डॉक्टर भी हैं। एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग तो आप किसी भी फील्ड में इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगी, वो तो हमें नजर आ ही रहा है। तो पब्लिक स्पीकिंग तो आपकी हो ही जाएगी, और यही सबसे मुश्किल मरहला होता है जो कि आपको वैसे ही शौक है। जल्दी से ये बता दें हुरिया कि ये जो आपको प्राइज मनी मिली है इस डॉक्यूमेंट्री की, क्या करना है आपने उसका? इसका मैंने सोचा हुआ था कि अभी मैं कुछ लोकल जो हमारे एरिया की एनजीओज हैं या जो कुछ यूथ कैंपेन्स हैं उनके साथ काम कर रही हूँ, तो मैंने अपना कुछ अमाउंट उसके अंदर लगाना था उन लोगों के ऊपर जिनके मैंने उनके हालात देखे हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए। बाकी जो मेरा प्राइज मनी है वो मैंने अपनी स्टडीज के ऊपर लगाना। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू हुरिया, थैंक यू हुरिया, मेरी हमारे साथ थी। आपके इरादे भी हैं, और कितनी अच्छी बात है कि जिस चीज़ पर डॉक्यूमेंट्री आप इन्होंने बनाई वहीं इन्होंने देख लिया कि कितने लूप होल्स हैं, कितनी ज़रूरत है फंड्स की, तो इनकी अपनी तरफ से जो इन्होंने जीते हैं पैसे वो वहाँ भी जाएंगे। बहुत ही अच्छी थॉट है। हमें लगता है कि हुरिया से इंशाल्लाह हमारी जल्दी मुलाकात होगी फॉर ऑल द वर्क दैट शी इज डूइंग। मम्मियाँ हुई हैं तो हमने, वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी हमने आपको बताना है, अदाकारा सबूर अली और अदाकार अली अंसारी की निस्बत तय होने के बाद। एक सेकंड, आपने कहा था मंगनी हो रही है, ये क्या हो रहा है? निस्बत तय होगा, पुराने जमाने में यही कहते थे कि उसकी निस्बत तय हो गई है। नए लोग, आपने इनको निस्बत क्यों कर दी? ये तो वैसे आज के जमाने में ना सूट नहीं करता, ऐसा लगता है ये लफ्ज निस्बत तय हो जाना। नॉट एट ऑल सूट और नहीं कर रहा, लेकिन अदाकारा मनाल खान और अदाकार क्या है, अदाकार तो नहीं है वैसे, ये वेट करो, बिजनेसमैन है आई गेट, ऐसे अदाकार भी है, और अदाकार टू बी एस्पायरिंग अदाकार एहसन मोहसिन। ओके, आई हैव नेवर सीन हिम ऑन टीवी। नेवर हैव आई एवर। अच्छा, पिक्चर्स आर नाइस, तो इनकी भी निस्बत हो गई है। ये तो मंगनी कह लें, इस तस्वीर पे निस्बत सूट ही नहीं कर रहा, ठीक है, मंगनी ही हुई है। उनकी तस्वीर पे निस्बत क्यों सूट कर रहा था? बस ऐसे ही। मुझे नहीं पता व्हाट निस्बत है, प्लीज इसकी जरा एक्चुअल एक्सप्लेनेशन मुझे आप ट्वीट कर सकते हैं। हमारी तो ऐसी नहीं थी तस्वीरें मंगनी की। आपकी मंगनी हुई थी? हाँ, बिल्कुल हुई थी। आई हैव नॉट सीन योर मंगनी। आपकी नहीं हुई थी मंगनी? मतलब शादी हुई थी, मंगनी कोई ऐसा फंक्शन नहीं हुआ था। ये फंक्शन कहाँ हो रहा है, ये तो फोटोशूट हो रहा है। तो फोटोशूट ही नहीं हुआ ना, हाँ, मतलब कि व्हाटएवर। अच्छा जी, तो ये दो हुई हैं छुट्टियों में, 2 अदद मंगनियाँ, और दैट्स अबाउट इट। और अदाकारा एक हैं गना अली, अच्छा, उनकी शादी हो गई है, सो वो भी तस्वीर दिखा दें आप जी। इनमें से कौन है गना अली? लेफ्ट वाली गाना है। तस्वीर वो दिखाए ना कि मैं आई कैन, अच्छा यस आई हैव सीन, बिल्कुल मुझे याद आ गई है कौन सी, मुझे नहीं, तस्वीर भी तो आप लोगों ने ऐसी लगाई है कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो 2 मंगनीज एंड ए वन शादी। सो जिनकी मंगनी हुई है, अल्लाह करे कि इनकी मंगनियाँ चलती रहें और शादी हो जाए और ज़बरदस्त रहे। और गना अली, a lot of wishes and prayers for you as well. So that's it. ओके, अब मैं आपको अच्छी वाली खबरें बताती हूँ। अब्दुल्ला रियली वांटेड टू टेल यू, ये भी अच्छी थी, ये भी अच्छी थी, लेकिन कहने का मतलब है मंगनियाँ हो रही हैं सोशल मीडिया पे, सारों को पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन जा रहा है अबू धाबी फॉर PSL 6, जिनमें हम दोनों नहीं हैं। क्योंकि अब इस उन्होंने कहा है बायो सिक्योर बबल बड़ा स्ट्रिक्ट होगा, और हुमा ने अगर चले जाना है तो बायो सिक्योर बबल, और हम इतना बबल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई हमें आने नहीं दे रहा। तो जी, तवील इंतजार और मुज़ाकरात के बाद बिलाखिर PSL के बकिया मैचेस UAE में कराने का ग्रीन सिग्नल जो है मिल गया है। UAE विच ऑल्सो मीन्स अबू धाबी भी UAE का हिस्सा है, आपको पता है ना, कैपिटल है UAE का। तो इस बार सारे मैचेस इन अबू धाबी, नॉट इन दुबई। आर यू इवन इंटरेस्टेड इन? वैसे नहीं, UAE हुकूमत ने क्लियरेंस दे दी है। PSL के 6 बकिया मैचेस अबू धाबी में होने की तस्दीक एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने भी कर दी है। बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के है। फ्रेंचाइजेस और दीगर स्टेक होल्डर्स के अखराजात का जायज़ा लेकर नया बजट भी तैयार किया जाएगा। अखराजात मिलने के बाद PCB की मुकम्मल तवज्जो ये है कि खिलाड़ियों को बहिफाजत वहाँ पहुँचाया जाए विदाउट अब हम ये गाना एक दफ़ा फिर, बिकॉज़ आई हैड बीन मिसिंग दिस सॉन्ग, तो अब लगता है कि UAE भी सुनेगा इसकी गूंज। अबू धाबी का जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, बड़ा देसी माहौल है उसका, सो दुबई का ज़रा it's better obviously नया है। I have attended a match in Abu Dhabi stadium as well, so वो याद आ गया मुझे पीछे
स्टैंड्स में खड़े होकर चाय अच्छा जी, रिपोर्टर जियो न्यूज़ सोहेल इमरान हमारे साथ हैं और उनसे ही पूछेंगे जी क्या लेटेस्ट है और ये फैसले होंगे कब तक टीम्स पहुंच जाएंगी उधर, और फॉरेन प्लेयर्स होंगे कि नहीं होंगे इन टीमों में? जुमा, फैसला जो है ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट इसकी होना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक वफ़द जो था वो 12 मई को ईद की छुट्टियों से पहले यूएई में मौजूद था और उसकी हत्तुल इम्कान कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द इसके हवाले से फ़ैसला कर लिया जाए ताकि लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल जो इंतज़ाम हैं उनको हतमी शक्ल दी जा सके। लेकिन ईद की छुट्टियाँ और यूएई का जो पेस ऑफ वर्क है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेस ऑफ वर्क से मुमासलत नहीं रखता था, इस वजह से ताख़ीर हुई है अब तक। और जो सूरत हाल अब है उसके मुताबिक खासा चैलेंजिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से। कल 3 रोज़ के इंतज़ार के बाद जो हमें ज़राए से इस बात की तस्दीक हुई थी कि ग्रीन सिग्नल ज़रूर मिल गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैचेस अबू धाबी में कराने के लिए, लेकिन इस हवाले से अभी ऑफिशियली यूएई की तरफ से नहीं बताया गया क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से बहुत से इंतज़ाम करने हैं। तमाम खिलाड़ियों का लॉजिस्टिक, उनको 3 रोज़ का करंटीना यहाँ पर करना है, वो कब शुरू होगा और रिक्वायरमेंट क्या है यूएई की मुकम्मल तौर पर करंटीना की जो बैरून मुल्क से खिलाड़ी आएंगे। मेरा मतलब है कि जो फॉरनर्स हैं जो अपने साउथ अफ्रीका से आना है, वेस्ट इंडीज़ से आना है, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, उनका करंटीना कैसे होगा। एक ऑप्शन यही है कि जो जनूबी एशियाई खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान में आएँ और यहाँ पर अपना करंटीना करें और चार्टर्ड फ्लाइट से जाएँ, लेकिन इतना कुछ इसमें अभी इबहाम पाया जाता है, कोई क्लैरिटी नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रात गए तक भी मुंतज़र थे मीडिया वाले के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली प्रेस रिलीज़ करेगा, लेकिन नहीं की गई। और अब भी तकरीबन 11 बजे का टाइम हो रहा है और अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियली नहीं बताया गया। इससे यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खासे चैलेंजेस का सामना है। सबसे बड़ा एक तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि क्वारंटाइन का उसके क्या शेड्यूल होगा उसका, इसके साथ साथ गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद या बराह रास्त यूएई आमद, इसके साथ साथ जो एक और सबसे बड़ी चीज़ है वो अखराजात हैं, क्योंकि उस तरह के अब अखराजात नहीं होंगे अगर मैचेस कराची में होते या एक रूटीन में मैचेस होते। ये अब अखराजात कई 100% बढ़ तो चुके हैं। क्या अभी भी हतमी नहीं है कि ये मैचेस पीएसएल के बकिया 6 होने जा रहे हैं? सुहेल, आपकी गुफ्तगू से तो हमें ये लग रहा है कि अभी भी सूरत हाल डावाडोल सी है कुछ। नहीं, जहाँ तक क्लैरिटी इस चीज़ की है कि तस्दीक इस बात की हो चुकी है कि यूएई वालों ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे रब्ता किया था एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से, और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने अपनी हुकूमत के साथ रब्ता किया और उनकी जो इजाज़त दे दिया। लेकिन उसके बाद जो ऑपरेशनल मामलात हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजीज के लिए, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड डेट्स? अगर ये अरेंजमेंट होना भी है तो कब से पहला मैच किस दिन एक्सपेक्टेड है सोहेल? अब्दुल्ला, जो अभी जो ऑपरेशनल मीटिंग हुई थी 3 रोज़ पहले फ्रेंचाइजीज के साथ, उसमें जो शेड्यूल तय किया गया था वो वही है मनोआन जिस तरह पहले अनाउंस किया जा चुका है कि 1 जून से 20 जून तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल का ऐलान किया था। 20 जून तक हर तरह से लीग को ख़त्म करना है, क्योंकि उसके सिर्फ 2 दिन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड जाना है। 20 जून से पहले ख़त्म करना है। अगर क्वारंटाइन की थोड़ी सी मुद्दत बढ़ती है या नए उनके 14 दिन क्वारंटाइन के साथ तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा। अच्छा सोहेल इमरान, एक और बात फॉर पीपल हु माइट नॉट अंडरस्टैंड, ये मैचेस, ये 6 मैचेस रह गए, हो क्यों रहे हैं? मतलब ये कोविड का एक समा है और ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल है। आपको पता है कि वैसे तो पाकिस्तानी जो हैं वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते इस वक्त यूएई, लेकिन ऑफ कोर्स आवर टीम्स विल गो। मतलब क्यों ज़रूरी है कि ये टूर्नामेंट को मुकम्मल किया जाए? अच्छा, और ऐसी भी हुमा खबरें हैं कि ऐसी भी खबरें हैं, आपको याद है ना कि बहुत कुछ फ्रेंचाइज ओनर्स आर नॉट वेरी थ्रिल्ड अबाउट इट, नॉट वेरी कीन कि मतलब अगर ना भी होता तो दे वर ओके विद इट। तो ये क्यों हो रहा है? वो सबसे पहले ये मैं बताऊं, जिस तरह अभी अब्दुल्ला ने जिक्र किया कि कीन नहीं है। कीन इसलिए नहीं है कि अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं और अखराजात हर सूरत में लीग को कराने के हक में नहीं हैं। बेशतर फ्रेंचाइजीज जिनके साथ हमारी बातचीत हुई है वो हर सूरत में एट एनी कास्ट पीएसएल कराने के हक में नहीं है। जिस तरह हमारे अभी बात की है कि 6 मैचेस नहीं है, पीएसएल 6 के 20 मैचेस बाकी हैं। 14 मैचेस हुए थे कराची में और कोविड के केसेस सामने आने के बाद उसको मुलतवी कर दिया गया था। 20 मैचेस होने हैं।
20 मैचेस मुकम्मल होंगे जो टोटल 34 मैचेस बनते हैं, तो उसके बाद ही तमाम जो इससे आमदनी का तखमीना लगाया जाता है कि कितनी आमदनी हुई है, और वो फिर आमदनी जो है वो फ्रेंचाइजीज में तकसीम की जाती है। ब्रॉडकास्टर से, स्पॉन्सर से पैसे उसी सूरत में मिलते हैं जब लीग मुकम्मल हो। एक तो ये लीग मुकम्मल करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो इसको मुलतवी ज़्यादा से ज़्यादा किया गया तो माली तौर पर मसाइल पैदा हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजीज के दरमियान। इसके साथ साथ 3 साल का एक सर्कल है स्पॉन्सरशिप का, ब्रॉडकास्ट का, वो भी अब इस लीग के साथ ख़त्म होना है 2021 का। उसके बाद ये मुकम्मल होगी तो आगे टाइटल स्पॉन्सरशिप, मीडिया स्पॉन्सरशिप और इसके साथ साथ जो दीगर माहिदे हैं वो मुमकिन हो सकेंगे। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजीज के लिए बहुत जल्दी से ये भी बता दें कि इसमें स्पेक्टेटर्स जा सकेंगे, वहाँ यूएई में अलाउड है, अबू धाबी में स्टेडियम में स्पेक्टेटर्स का जाना? जी अभी तक जो ऑपरेशनल मीटिंग में ये तय किया गया था उसमें स्पेक्टेटर्स अलाउ नहीं है, और तो फिर तो पूछा था कि आया ये मुमकिन हो। बड़े चैलेंजेस हैं सोहेल, थैंक यू। हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, बट थैंक यू फॉर टेलिंग अस व्हाट यू डिड। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं अभी इस सारे मामले में क्योंकि 20 मैचेस हैं और स्पॉन्सरशिप के इशूज़ भी हैं, माली नुकसान भी हो सकता है। एट द सेम टाइम कुछ हमें पता है पर्सनली तौर पर फ्रेंचाइजीज जो हैं वो दे आर नॉट वेरी कीन। सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, आपको पता है फ़लस्तीन की जो ताज़ा सूरत हाल है उसे फॉलो करते हैं। कभी कभी दिल करता है कि ना देखें क्योंकि देखने की हिम्मत नहीं होती, और देखने की, और लोग जो अपनी कहानियाँ, किस्से, जो जिस चीज़ से गुजर रहे हैं आजकल, अगर लफ्ज़ों में भी बयान किया हो तो आपसे पढ़ा भी नहीं जाता। अभी मैं हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमसे देखा नहीं जाता। जो लोग इससे गोइंग थ्रू इट, दे आर गोइंग थ्रू इट, दे आर लिविंग इट। सो ये सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी सूरत हाल में इंसान अपने आप को बेबस महसूस करता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते इनके लिए। बताऊं कि हम क्या बात कर रहे थे, आगे चलते हैं। एक्चुअली वो बिल्कुल ही एक कल बात करेंगे इसकी। हाँ, मेरा ख्याल अभी हम आगे बढ़ेंगे और ज़रा रिंग रोड वाले स्कैंडल की आपने बड़ी बाज़गश्त गुज़श्ता 2-3 दिन से सुनी होगी। इसका बड़ा चर्चा हो रहा है, बड़ी बात हो रही है। साबिक़ा हुकूमतों के स्कैंडल्स पर तनकीद करने वाले इमरान खान साहब की अपनी जमात तहरीक इंसाफ जब से हुकूमत में आई है, मुख्तलिफ स्कैंडल्स जो हैं वक्तन फ़वक्तन हर थोड़े अरसे बाद सामने आ जाते हैं। अब की बार हुकूमत को रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल ने घेर लिया है। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के नक्शे में तब्दीली का इंकशाफ हुआ जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी जुल्फ़ी बुखारी के अलावा वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान के साहबजादे का नाम लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ ख़ुसूसी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने रिंग रोड स्कैंडल से नाम क्लियर होने तक ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके स्कैंडल से लाताल्लुकी का ऐलान किया। उसके बाद काबीना इजलास में भी उन्होंने ब्रीफिंग दी, अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की। सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत पे हरफ आएगा, मरने को तरजीह देंगे, मारने पे तरजीह देंगे। तो मैं हद तक इज्जत का दावा करूंगा उस शख्स के खिलाफ, मैं जाऊंगा उस शख्स के खिलाफ जो मेरी ज़ात पे, मेरे किरदार पे, मेरे ख़ानदान पे इस तरह की नापाक ज़ुबान खोलेगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। देखिए खान साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वैसे इतने खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने सवाल भी फिर उठाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि रिंग रोड मंसूबे की सड़क से जुल्फ़ी बुखारी के ननियाल को फ़ायदा ज़रूर पहुंचता है, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ननियाल से कि रोड से? जुल्फ़ी बुखारी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और उनके ननिहाल की ज़मीन, उनके ननिहाल गांव का जो ज़मीन है और जो तौकीर शाह साहब हैं वो उनकी ज़मीन इससे फ़ायदा उठाती है। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी का इस मामले से इसलिए कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उनका जो तौकीर शाह साहब की फ़ैमिली है उनके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं है। स्कैंडल जो है वो ये नहीं है कि को अरबों रुपए हुकूमत के डूब गए हैं, ये स्कैंडल ये है कि अरबों रुपए हुकूमत के बचा लिए गए हैं। जो वज़ीर आज़म साहब को शिकायत मिली उसके ऊपर कार्रवाई हुई और इस तरह से एक बड़ा स्कैम होने से बच गया। अच्छा, फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने यहाँ पर ये स्टांस दे दिया, क्लियर कर दिया, अपना वर्डिक्ट सुना दिया कि जुल्फ़ी बुखारी साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि जुल्फ़ी बुखारी खुद ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि इंक्वायरी में वो क्लियर होना चाहते हैं। तो फवाद चौधरी साहब क्यों फिर इंक्वायरी से पहले क्लियर कर रहे हैं ना कि क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है या उनसे इस्तीफा लिया गया? अब मुबैना तौर पर ऐसी भी खबरें हैं कि उनसे इस्तीफा लिया गया है, लेकिन जितने फवाद चौधरी साहब शोर है ना कि जुल्फ़ी बुखारी का कोई लेना देना नहीं है रिंग रोड से, लगता है जुल्फ़ी बुखारी खुद इतने शोर नहीं है क्योंकि उन्होंने तो खुद कहा है
कि मैं इंक्वायरी के बाद अपना नाम क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन चौधरी साहब ने पहले ही टीवी पे बैठ के उनका नाम क्लियर कर दिया। अब ये क्या बात हुई वैसे? खैर जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी इसी हवाले से, लेकिन फिर वो नहीं, वो गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने की थी उससे वजीर आजम नाराज हो गए थे, तो शायद ये इसलिए नहीं की इन्होंने, फिर या कोई और वजह हो सकती है। खैर, मुल्क की बड़ी अपोजिशन पार्टी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने इल्जाम लगाया कि रिंग रोड स्कैंडल बराह रास्त वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की निगरानी में हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान में करप्टोक्रेसी की हुकूमत है। इमरान खान और उस्मान बुजदार रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के मुजरिम हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये सारी करप्शन का बाजार गर्म किया गया है। मुतालबा करते हैं कि इमरान खान और चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दें, चूंकि हमें ये खदशा है कि ये मौजूद रहेंगे तो ये रिकॉर्ड तब्दील कर लेंगे। अच्छा, ये बड़े सवाल ऑलरेडी उठ गए हैं, मैं और अब्दुल्ला भी मजीद सवालों और आपको एक याद भी करा दें कि वजीर आजम साहब जो हैं जब मार्गला एवेन्यू का इफ्तिताह कर रहे थे ना, उन्होंने इस रिंग रोड मंसूबे पे बात की थी और कहा था कि किस तरह से शहरों पे बोझ कम होगा जब ये रिंग रोड गुजरेगा और मुज़ाफाती हाउसिंग सोसाइटियां और आबादियों को फायदा होगा। समझने की बात है। उसके बाद स्कैंडल आ गया। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ है, यही तो चीज़ें उनसे पूछती हैं। मज़हर साहब, ये हालिया हुकूमत का एक और स्कैंडल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बात ये है कि हुकूमत से वाबस्ता लोगों के नाम जो हैं वो सामने आते हैं। रिवाज ये रहा है कि तहरीके इंसाफ हुकूमत अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती नहीं है, सिर्फ इंक्वायरी तक महदूद रहती है। तो एहतसाब का ऐसा मयार हो तो अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयों का इखलाकी जवाज़ क्या बच जाता है? ये थोड़ा सा कंपेरिजन हम चाहते हैं। इस हुकूमत में ये हुआ है, 2-3 वाक़यात हुए हैं कि जिसमें आदम सवाती साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, चले गए, लेकिन फिर एकदम वापस आ गए, क्लियर हो गए। और भी हमने दवाओं का स्कैंडल देखा, इतना बड़ा स्कैंडल था दवाओं का, आज तक नहीं पता चला कि उसका नतीजा क्या हुआ। वो स्कैंडल वहीं का वहीं रहता है, लोग इधर से उधर होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अभी भी ये जो स्कैंडल आया है, इसमें अभी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि किसका नाम है किसका नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपना नाम क्लियर करके वापस आ जाऊंगा, यानी खुद ही फैसला करते हैं। ये ऑटोमेटिक चॉइस होती है क्या कि आप इस्तीफ़ा दे दें और फिर वापस आ जाएं? ये जो चीज़ें होती हैं, ये फिर एक उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चूँकि आपने अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन आपके यहाँ नहीं बना। हमने नैब बनाया था, जिस तरीके से बनाया और जिस तरीके के नैब की रेपुटेशन चली आ रही है जब से नैब कायम हुआ है, वो यही कि उसको सिवाय मेरा ख्याल है शायद पहले साल में, पहले 1-2 साल में चीज़ें अक्रॉस द बोर्ड हुई हो तो हुई हो, उसके बाद नैब को भी सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, लोगों की वफादारियां तब्दील करवाने के लिए, लोगों पे दबाव के लिए, इसके अलावा हमने कोई ट्रांसपेरेंट, इसी तरह एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, इसी तरह FIA है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस चीज़ में कामयाब हुए हैं। तहरीक इंसाफ को लोग इसलिए ज़्यादा जज करते हैं और उनसे इसलिए सवाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो उन्होंने, अच्छा साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि जुल्फिकार बुखारी साहब ने खुद ही अपनी ट्वीट में कह दिया था कि वो अपना नाम क्लियर करा के वापस आ जाएंगे, मतलब पूरा माइंड उन्होंने बनाया हुआ है। अब वज़ीर आज़म शरीफ ख़ानदान से मुताल्लिक़ कहते हैं कि आखिरी सांस तक उनके खिलाफ लड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, अब NRO भी नहीं देंगे। अब यही वो बयानी है जिसकी बुनियाद पर ये इक़्तिदार में आए थे, लेकिन एहतसाब में जब अपनी पार्टी के मयार की बात करें तो वही बात कि मुतअद्दिद लोगों के, रज़ाक दाऊद साहब का, वज़ीर आला पंजाब का नाम आया था चीनी स्कैंडल में, और कितने लोगों के नाम है, लेकिन कोई ख़ास हमने कार्रवाई होती भी देखी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि दोबारा से इस बयानिए के साथ वज़ीर आज़म साहब जाएंगे जब अवाम के पास, नदीम बाबर साहब जाएंगे वज़ीर आज़म साहब जब दोबारा इस बयानिए से कि मैं अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा और ये सारे चोर और करप्ट हैं, तो लोग उनसे अपने लोगों के बारे में पूछेंगे नहीं? उनके इस बयानियों को संजीदा लेंगे इस बार? देखिए, ये तो पता नहीं है जब इंतखाबात होंगे कि कितना, लेकिन अभी जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उसकी रिफ्लेक्शन तो बहुत अच्छी नहीं गई तहरीक इंसाफ पे। लेकिन जब वज़ीर आज़म ये कहना कि मैं शरीफ ख़ानदान को, जब आप पिक करना शुरू कर देते हैं तो यहीं से विक्टिमाइजेशन की बू आती है। यानी वज़ीर आज़म को तो ये कहना चाहिए था कि मैं एक एहतसाब का ऐसा इदारा कायम करूँगा, एहतसाब का एक ऐसा म्यार कायम करूँगा जिसमें गरीब और अमीर का कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन जब आप पिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है सिलेक्टिव हैं। तो जब आप अकाउंटेबिलिटी में सिलेक्टिव होते हैं तो फिर वही विक्टिमाइजेशन कहलाती है।
तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं शरीफों को नहीं छोड़ूंगा, आखिरी सांस तक बहुत शरीफों शुक्रिया का मदर पीछा करूंगा। साहब, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि ये रिंग रोड का इतना मसला बन गया है कि मुझे नहीं पता लगा कि ये रिंग रोड आगे भी चल सकेगी कि नहीं, और नुकसान किसका होगा? शहरियों का, क्योंकि रावलपिंडी को रिंग रोड की ज़रूरत है। इंडीड है, ज़ाहिर है आप तो रहेंगे वहाँ पे तो आपको पता है कि कितना ट्रैफिक का इशू हो जाता है। साथ ही साथ हम आपको दोबारा से याद दहानी करा दें कि पीस कोविड इज़ वेरी मच देयर। अपने अपने आप को बचाएं और कोरोना से महफूज रहने की भरपूर कोशिश, अपने आप को बचाएं, वैक्सीनेशन। See you tomorrow.